4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर। अब इस पर मेरा भी सवाल। नहीं, मोदी जी में भी नहीं है। मैंने बॉलिंग तो की नहीं, आपने बैटिंग पहले शुरू कर दी। आप सेलेक्टिवली ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नहीं, ये हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं। नहीं 2024 अरे ये आएगा तो मोदी जी स्लोगन लिखने का काम हम लोगों का है, तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें। आपने मोदी का चुनाव लड़ा था, प्लान किया था 2014 में, और आज आप कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ। आप ये कहिए कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है, ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क है। अब ये राउंड तो मुझे जीतने दीजिए। व्हाई यू बीइंग अ बैड लूजर? एक मिनट तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। चुनाव का सीजन है, तो चुनाव के सीजन में हमेशा सबके दिल में और दिमाग में एक ही सवाल होता है, और सवाल ये होता है कि सरकार किसकी बनेगी, सीटें किसको कितनी आएंगी, और ये खेल तो नहीं कहूंगी पर ये कैसे होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, ये आपने बहुत करीब से देखा है। से अब की बार 400 पार एक तरफ का नारा है, दूसरी तरफ है जाति जनगणना। नैरेटिव कौन सा ज्यादा पावरफुल है, और आपको अगले 8 हफ्तों में क्या होता नजर आ रहा है? रुको जरा, सब्र करो। 400 पार तो एक नारा है, एक वॉर क्राई कह सकते हैं, गोल सेटिंग कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी एंड एनडीए, लेकिन वो भी पब्लिक का नैरेटिव नहीं है, वो तो बीजेपी का अपना स्लोगन है। बात तो सही है। लेकिन आपके एक और साथी हैं जो एक और पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा तो नहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और वो आजकल कुछ एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मीडिया की खटिया एंकर नविका कुमार और राजनीतिक विश्लेषक उर्फ राजनीतिक चाणक्य प्रशांत किशोर के साथ हुई तीखी बहस। पत्रकारिता की नाम लेकर ये एंकर और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी जी की सुनामी प्रसार करने का काम करते। इस डिबेट में भी प्रशांत किशोर से इस गोटी एंकर ने वही सवाल किया जो बीजेपी के हर एक प्रवक्ता टीवी की डिबेट पर बोलता है। जब इसने प्रशांत किशोर से ये सवाल करते हुए ऐसा दिखाया कि मोदी जी जैसा नेता ना कोई पैदा हुआ है ना आगे कोई पैदा होगा, और मोदी जी को कोई भी विपक्ष की नेता हरा ही नहीं सकता। तभी प्रशांत किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी को हर एक स्टेट में जो हार मिली है वो किसकी हार है, जेपी नड्डा की या मोदी जी? और आप लोग ये भ्रम मत पालिए कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। जब 2019 के इलेक्शन की रिजल्ट आ रहा था तब 100 में से 38 लोग ही मोदी जी को वोट दे रहा था और 62 लगभग 62% लोग मोदी जी के खिलाफ वोट दे रहा था। जब ये एंकर इस डिबेट पर बीजेपी की एक के बाद एक स्लोगन गाकर सुना रहा था तभी प्रशांत किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि ये स्लोगन लिखने का काम हम लोगों की है, कृपया आप लोगों की जो काम है वो कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। सवाल विपक्ष से नहीं सत्ता पक्ष से करना सीखिए। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी ये गोदी एंकर लगातार बीजेपी और मोदी जी की तरफ से बैटिंग करता रहा। फिर आगे इस डिबेट में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा विच इज द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उनकी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस यात्रा, पहली यात्रा के बाद तेलंगाना में उन्हें जीत मिली, कर्नाटक में जीत मिली, इस यात्रा के बाद हाउ डू यू सी राहुल गांधी इन दिस इलेक्शन सीजन? ठीक है, यात्राओं का एक अपना महत्व है। यात्रा चाहे आप पैदल करें, गाड़ी से करें, हेलीकॉप्टर से करें, पब्लिक कनेक्ट, पब्लिक आउटरीच, जो भी पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक डोमेन में है, उसको तो करना ही है। अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कोई कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। यू आर राइट ब्रो। लेकिन यात्रा का जो फायदा है वो चुनावी परिणाम में असर उसका इफेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। जहाँ तक राहुल जी की ये यात्रा का सवाल है, जैसा कि आपने देखा पहली बार उन्होंने जो यात्रा की उसका फायदा उनको कर्नाटक में अपेरेंटली और तेलंगाना में शायद मिला। समझ रहे ना आप? जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि उससे राहुल गांधी को कुछ फायदा हो सकता है, लोग उनके बारे में बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन वो चीज आपके इलेक्शन के परिणाम में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए और कई फैक्टर आपके पक्ष में होने चाहिए।
बात तो सही है। इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए। मे बी द कांग्रेस कैन टर्न अराउंड एंड से हमने अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके 17 सीटें ले ली हैं, तो हमारी तो सक्सेस है। आम आदमी पार्टी के साथ भी इज दिस अ सक्सेस? ये तो मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला सवाल वहां पीछे जी। फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मेरा पर्सनल एनालिसिस भी है और मैं आपका भी जानना चाहूंगा कि क्या वो पॉलिटिकली बैक्ड है या जेन्युइनली डिमांड है उनका एक मूवमेंट? नहीं, देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन होगा तो उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस तो पार्टिसिपेट करेंगे ही। तो ये कहना कि पॉलिटिकली बैक्ड है, उसमें कोई गलती नहीं है, नाइदर इथिकली और अदरवाइज। शाबाश बेटा। अब चूंकि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट इसके इर्द गिर्द खड़ा नहीं किया गया है, तो फार्मर्स अपने स्तर पे जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको पिछले बार दिखा। उस समय सरकार को झुकना भी पड़ा, कानून वापस लिए इन्होंने, जो फार्मर्स के कानून, जो 3 फार्म रिलेटेड कानून बनाए गए थे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जमीन पर यह मुद्दा है, सरकार के लिए ये चिंता का कारण है। जितना मीडिया दिखा रही है कि ये मुद्दा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके हाथ पांव फूल रहे होंगे, ये उनके लिए अच्छे साइन नहीं है। जो अभी हो रहा है ये अच्छा साइन नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो युवा है उनको जॉब देने में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो उसको ये पार्टी कैसे बैलेंस करती है इलेक्शंस में? यूपी में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी कर जाते हैं, एंड ये भी नैरेटिव बताते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है वो काफी है देश में। इस वोट को ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आपने कहा कि अगर सारे लोग नाराज हैं तो सरकार जीत क्यों रही है? भाई, सरकार जब पिछली बार जीत कर आई 2019 में, 100 लोग जो वोट देने गए उसमें से 38 लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया, मोदी जी के पक्ष में वोट दिया, 62 लोगों ने नहीं दिया। तो मेजॉरिटी तो उस समय भी सरकार के से कन्विंस नहीं थी। तो अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो आज भी अगर वो नहीं देंगे, लेकिन वो जो 62 है वो किसी एक जगह नहीं है, वो बिखरा हुआ है, उसको कोई गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए सरकार को उसका फायदा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है, मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है, मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर, अब इस पर मेरा भी सवाल नहीं, मोदी जी में भी नहीं है। ये हुई ना बात। उनमें इंटरेस्ट था तब उनके साथ काम किया। मेरा इंटरेस्ट अभी देश के किसी नेता या पॉलिटिकल फॉर्मेशन में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बिहार है, मैं वो काम कर रहा हूं। लेकिन जो मेरी पृष्ठभूमि है, मैंने बॉलिंग तो की नहीं, आपने बैटिंग पहले शुरू कर दी। मेरा सवाल है, आप सेलेक्टिवली ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नहीं है, ये हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा बड़े खतरनाक लोग हैं। मेरा ना राहुल गांधी में इंटरेस्ट है ना मोदी जी में इंटरेस्ट है। मेरा किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिन नेताओं के साथ मेरा इंटरेस्ट रहा वो 10 साल काम किया, करके देखा, सीखा। सिर्फ नेताओं और दलों के जीतने से मेरा अपना मानना है समाज के स्तर पे आमूल चूल परिवर्तन की अपेक्षा रखना बेमानी है। सही पकड़े हैं। What will be the future of Indian democracy if BJP wins 2024 elections? आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी कि CBI, ED, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन रहेंगे इंडिपेंडेंट या नहीं? अभी बता है भाई, अभी बता है। निश्चित तौर पर जब भाजपा अगर जीत कर आती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो जो भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, जो उसके की कंपोनेंट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल कंटिन्यू टू वीकेंड फर्दर। कांग्रेस के राज में जब इंदिरा जी की ही अकेले तोती बोलती थी, तो आपने देखा है इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स या मीडिया की हालत क्या थी। और आज भी जब मोदी जी के ही नाम पर सब कुछ हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो आपको दिख रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन या जुडिशरी या मीडिया में उन लोगों का दबदबा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर राहुल गांधी 2024 में भी बुरी तरह हारते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार अगर किसी को पब्लिक रिजेक्ट कर देती है, फिर भी क्या वो सामने आना चाहिए? रुक, तेरे को बताते। नहीं आना चाहिए कि भाई आप एक मौका आपको मिले, 2 मौका मिले, लेकिन ये दोनों साइड से लागू होता है। दुनिया में ये भी प्रैक्टिस है कि आप 10 साल जीत कर आ गए,
आपने शासन चला लिया, अब मौका किसी दूसरे को दीजिए। तो ये बात मोदी जी पर भी लागू होती है, भाई 3 बार जीत के आ गए, अब जीवन भर मत रहिए, किसी दूसरे को दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर 10 साल आप सत्ता में रह के नहीं कर पाए, 15 साल नहीं कर पाए, तो अब किसी दूसरे को करने दो, या जो किया वो करने दीजिए, अब किसी दूसरे को मौका दीजिए। 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है, या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में, और आगे भी लोग हराएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन। ठीक बात है, तेरा तो गेम बजाना पड़े। मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग 1977 में कर रहे होते, तो कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे। अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते, तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे? क्या बात है। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी, तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ, ना आगे कोई पैदा होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी, ऐसा है नहीं। सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहाँ आपसे? झूठ बोल रहा है। यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। द प्रैक्टिकल आंसर हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर के अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा, कोई नया फरिश्ता आएगा। ये सवाल है मेरा। इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, पहले तो ये बता दीजिए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूं कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। 2024 में ये होता नजर आ रहा है। 24 में शायद न हो पाए, उससे क्या फर्क है? That's my question. I rest my case. Let me ask the next rapid fire question. ऐसा है। अब ये राउंड तो मुझे जीतने दीजिए। Why are you being a bad loser? एक मिनट। एक वनडे मैच आप किसी से हार गए। ये T20 था। नहीं, T20 हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क है। बिल्कुल हराया जा सकता है। आप ये कहिए कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है, ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क। क्यों हिला डाला ना? बीजेपी ये करना चाहेगी कि अगर हम जीत रहे हैं तो इसके बाद देयर इज नो टुमारो। ऐसा नहीं है कि अगर कल मोदी जी जीत जाएंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि डोंट मेक। नहीं 2024 अरे ये स्लोगन आएगा तो मोदी। ये स्लोगन लिखने का काम हम लोगों का है। तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें, आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए, जनता को डराइए मत। बीजेपी ये चाहती है कि सब लोग ये मान लें कि भैया अब कोई डिसेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ वी गिव अप। तो आप सोच रहे हैं बीजेपी ने ऐसा सोचा है कि? अरे रोज कह रहे हैं। अब पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि भैया अभी से तैयार हो जाओ बड़े निर्णयों के। तो बड़े निर्णय डजंट मीन कि डिसेंट मार दिया जाएगा। आप लेफ्ट ऑफ सेंटर, आपने मोदी का चुनाव लड़ा था, प्लान किया था 2014 में, और आज आप कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ। हाँ भाई, कैसी लगी? मतलब डिमोनेटाइजेशन से बड़ा निर्णय क्या होगा?
ये देखिए ऐसा है, मुझे लगता है आर्टिकल 370 बड़ा निर्णय, गुड बैड, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं गुड और बैड, सुनिए ऐसा गुड और बैड। सती सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा। बोल तो दीजिए, सवाल का जवाब तो स्ट्रेट होना चाहिए। 370 पर बाई लार्ज इस कंट्री में कॉन्सेंसस है उसके फेवर में, तो उससे कोई कंसेंसस कहाँ है? सबने अपोज किया पार्लियामेंट में। किसने बोला? कांग्रेस पार्टी ने कहा हम आएंगे तो वापस वो रिवर्स कर देंगे। जैसे बीजेपी पूरा देश नहीं है वैसे कांग्रेस भी पूरा देश नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन मेजॉरिटी से कानून को पास किया गया है, आप मुझे उसको घेरने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं विरोधियों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।